हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, जो कि हूबहू आपके बिहार दरोगा पीटी एग्जाम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट जो है दो करने वाले हैं। टेस्ट दो करने वाले हम लोग टेस्ट वन कर चुके हैं। टेस्ट दो कब लिया गया था दोस्तों? 12 अक्टूबर को लिया गया था। तो टेस्ट दो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक टेस्ट वन नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है बीपीएससी एईडीओ का तैयारी करवाया जा रहा है, बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करवाया जा रहा है और बिहार दरोगा का तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा होमवर्क सीरीज चल रहा है। दोस्तों, होमवर्क सीरीज 3.0 का जो है 8 वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग देखिए। तो चलिए जो है टेस्ट दो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 1941 में। कब हुआ था? 1941 में। अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसका जो है गठन किसने किया था? ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो है मित्र राष्ट्र का गठन किया था। और एक था दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, जापान, इटली, ये लोग जो थे ध्रुवीय राष्ट्र थे। और मित्र राष्ट्र दोनों मिलकर जो है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़े थे? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है, हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? हिटलर का जन्म आपको पता होगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर का जन्म। पूछा जा रहा है इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 20 अप्रैल 1889, ऑप्शन बी में है। 20 अप्रैल 1889 को जो है इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है जैन साहित्य नहीं है? दोस्तों, जैन धर्म के साहित्य में पूछा जा रहा है कि कौन सा जैन धर्म का साहित्य नहीं है। ये आपका दोस्तों हम देखते हैं, परिशिष्ट पर्ण जो आपका हो जाएगा, कल्पसूत्र भी है, भगवती सूत्र भी और दिव्यावदान। दिव्यावदान की बात करें दोस्तों, ये आपका जो है जैन साहित्य नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नौपाषाणिक स्थल आपका? नौपाषाणिक स्थल कौन सा है? नौपाषाणिक स्थल कौन सा है दोस्तों? मेहरगढ़, चिरांद, बेलन घाटी, कोल्डिहवा। इसमें से जो है सभी दोस्तों अगर हम बात करें तो सभी जो है सभी आपका हो जाएगा उत्तर, सभी नौपाषाणिक स्थल हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ जो आपका वेदांग दिया गया है और उसका जो है अर्थनिहित प्रयोजन, इसमें जो किस चीज के बारे में बात किया गया है तो उसमें सुमेलित करना है। अगर हम निरुक्त वेदांग की बात करें दोस्तों तो निरुक्त का संबंध हो जाएगा भाषा विज्ञान से। निरुक्त का संबंध किससे हो जाएगा? भाषा विज्ञान से। अगर हम कल्प वेदांग की बात करें तो कर्मकांड, क से कल्प, क से कर्मकांड, ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा उच्चारण विधि। शिक्षा का हो जाएगा उच्चारण विधि और ज्योतिष का हो जाएगा भाग्य फल। तो इसका जो है आपका सही सुमेलित जोड़ी कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लेखक जो है सिकंदर के साथ आया था? सिकंदर के साथ कौन सा लेखक आया था? ये आपका दोस्तों नियार्कस है, ऑन सीक्रेट्स है और डायमिकस है। पूछा जा रहा है कौन सा सिकंदर के साथ आया था। आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। तो सिकंदर के साथ कौन कौन आया था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। 1 और 2 में कौन कौन सा था? 1 और 2 में आइए देख लेते हैं कौन कौन सा था आपका, नियार्कस और ऑने सीक्रेट्स। 1 और 2 जो है सिकंदर के साथ आया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि चीनी यात्रियों के भारत आगमन का जो है सही कालक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? चीनी यात्रियों के आगमन का सही कालक्रम पूछा जा रहा है। फाहियान के बाद आया था संयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेनसांग से सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। पुस्तक जो है दोस्तों तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके हो जाएंगे अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों, अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और उनके सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो अद्वैतवाद। शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य का हो जाएगा दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से। गुरु नानक की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका एकेश्वरवाद, और माधवाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 4 3 1 2 सॉरी 4 3 1 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता ये था दोस्तों। राजनीतिक जागृति भी था, भौगोलिक सुरक्षा भी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो आपका दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इकाई दिया गया है और उसके प्रमुख अधिकारी के बारे में। एकता व्यवस्था से संबंधित कौन सा अधिकारी दोस्तों? मुक्ति, एकता मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 एकता मुक्ति सही है दोस्तों। सिख का सिकदार होता था, गांव का मुकद्दम होता था, परगना का चौधरी नहीं होता था दोस्तों। परगना की अगर हम बात करें तो चौधरी नहीं होता था, परगना का होता था आमिल। परगना का अधिकारी कौन होता था? आमिल होता था। तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं एक बार कि एक तरफ जो है स्वतंत्र राज्य दिया गया है और दूसरे तरफ जो आपका उसका संस्थापक दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें दोस्तों, इसमें से आपको क्या पता होगा दोस्तों? आपको पता होगा कि हैदराबाद दोस्तों चिंकलीज खान। किसने बसाया था हैदराबाद? चिंकलीज खान। बंगाल की बात करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा मुर्शिद कुली खान। दो तो आपको पता होगा, तो सी का एक जो है, सी का एक ए और बी दोनों में है। ए का 3, ए का 3 बात करें दोस्तों तो बी में है। तो आपका यहां से भी आप पकड़ सकते हैं बी जो है इसका 3 4 1 2 3 4 1 2। अवध का सादत खान हो जाएगा और केरल का क्या हो जाएगा? मार्तंड वर्मा। इस तरीका से जो आप सॉल्व कर सकते हैं सुमेलित करने वाले प्रश्नों को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है दोस्तों कि किसने कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना? या किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। अगर हम बात करें भारत में पहली बार रेल कब चालू की गई थी दोस्तों? 1853 में। आप लोगों को पता होगा कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ट्रेन जो है चलाया था भारत में। बढ़ते अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा लगाया था? 1857 की बात हो रहा है दोस्तों। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई कहा जाता है 1857 की क्रांति को। फतवा जारी और जिहाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा और एक और पैगंबर घोषित किया? कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था। किसने किया था? ये किया था दोस्तों आपका मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था दोस्तों? कांग्रेस की गठन कब किया गया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन 1885 को किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था।
और राजद्रोहियों का संस्था किसने कहा था, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो यह कहा था दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। पूछा जा रहा है इसके उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जा रहा है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन। यह संशोधन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसका 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पिछले जो आपका टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसमें हमें 5 समिति का नाम बताए थे। 5 समिति का, उसका ट्रिक आप याद रखिएगा, बीए पास। क्या? बीए पास। बलवंत राम मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके राव समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है? दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 49 में है। किस में है? अनुच्छेद 49 में इसकी चर्चा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 49। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आए देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है? दोस्तों कौन परामर्श करता है कि जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है? कौन, किसके परामर्श के बाद? क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ जो इसका विषय क्या है वह दिया गया है। तो अनुच्छेद जो है आपका 79, अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है दोस्तों? अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित ऑलरेडी यहाँ पर है, तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 79 का संबंध संसद का गठन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यसभा की चर्चा 80 में है, अनुच्छेद 80 में, और 81 में किस में है? 81 में जो आपका लोकसभा का चर्चा है। अगर हम 93 की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है, ये भी सही है। 98 में संसद का सचिवालय दोस्तों, ये भी सही है। अगर हम 76 की बात करें दोस्तों, 76, चलिए ये प्रश्न जो है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है, क्योंकि पिछले टेस्ट में हम ये प्रश्न करवा चुके हैं। 76, आर्टिकल 76 में किस चीज की चर्चा है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी 99 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता है क्या? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ये 99 में नहीं है। 99 में है दोस्तों सदस्यों का शपथ ग्रहण है। क्या है 99 में? सदस्यों का शपथ ग्रहण है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कहा जा रहा है कि निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? निर्वाचन आयोग की बात हो रहा है दोस्तों। निर्वाचन आयोग आप लोगों को पता होगा, इसका जो है अनुच्छेद 324 है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324 है। पूछा जा रहा है इसका भाग कौन सा है? तो भाग कौन सा है दोस्तों? भाग हो जाएगा आपका 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जो है इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह जो दोस्तों, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे, तो यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों? गलत कथन को खोजना है। क्वेश्चन नंबर 28 में कार्यकाल जो है संविधान द्वारा निश्चित नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल जो है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित जो है इसका कार्यकाल नहीं है।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। यह दोस्तों लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं, दोनों में दोस्तों भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। इसका अनुच्छेद दोस्तों बात करें महान्यायवादी की, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 76 है। अगला क्या है? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार है। नहीं दोस्तों, अभी हम तुरंत बोले हैं कि इसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, तो किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा में, किसी में ये जो है वोट नहीं कर सकता है। यही गलत हो गया आपका। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा जा रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है दोस्तों। अधिकतम अगर हम विविधता की बात करेंगे ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ पर हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में अधिकतम जो है आपका विविधता देखने को मिलता है। या उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन आपका कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है ना, दक्षिण भारत का क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट जिसको कहा जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक विविधता आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक है दोस्तों। गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में गोंड। अगर हम बात करें, अगर यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों भील। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? भील। और दूसरी हो जाएगी गोंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें भी गलत सुमेलित का खोज करना है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। बरेली जो है सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। नहीं दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या है। अगर हम बरेली की बात करें दोस्तों, ये आपका रामगंगा नदी के किनारे। किसके किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है बरेली। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा जो है किस कारण से होता है? ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होता है शीत ऋतु में उत्तर भारत में? उत्तर भारत कहाँ पर है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत। ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत दोस्तों। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को। किस जल संधि को कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को जो है दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों ओजस डेल सलाडो जो है किस पर्वत पर स्थित है? ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? एंडीज पर्वत पर स्थित है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? अमेरिका में, आप लोगों को पता होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ जो है खनिज उत्पादक क्षेत्र है। तो उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा का खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा का खनिज उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा आपका कोरापुट। कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा बेल्लारी। कहाँ पर? कर्नाटक का खनिज उत्पादक क्षेत्र है बल्लारी। गुजरात का कच्छ का खाड़ी आप लोगों को पता होगा। और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अनंतपुर। 2 1 4 3 2 1 4 3 किस विकल्प में है? 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 36। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। कमजोर नहीं बनाती है बल्कि मजबूत बनाती है। भारतीय मानसून को जो है लानीना कहाँ पर दोस्तों पैदा होती है? कहाँ पर जो है इसका उद्गम होता है दोस्तों? तो ये आपका अरब सागर में होता है। तो भारतीय मानसून को दोस्तों मजबूत बनाती है और इससे अधिक वर्षा होती है। तो ये आपका गलत हो गया, पहला गलत है। एल नीनो भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा जो आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो केवल एक जो है सही नहीं है, बाकी दूसरा तो आपका सही हो जाएगा ना। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? पूछा जा रहा है दोस्तों आरबीआई का कार्य क्या नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं आरबीआई का कार्य क्या नहीं है। मौद्रिक नीति का संचालन करना ये है जब हो जाएगा दोस्तों। विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में होता है आरबीआई, बिल्कुल सही है। मुद्रा का निर्गमन करता है, ये भी सही है। राजकोषीय नीति का संचालन दोस्तों, राजकोषीय नीति का संचालन जो है ये आरबीआई नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें दोस्तों तो राज्य सरकार का काम होता है। ये किसका काम होता है? राज्य सरकार का काम होता है राजकोषीय नीति का संचालन करना। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच जो है विपरीत वक्र की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र। इसको क्या कहा जाता है? फिलिप्स वक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में। आप लोगों को पता होगा कि पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो है सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोहीकरण क्या अवरोहीकरण होता है दोस्तों कि घटते क्रम में। तो सबसे अगर हम ज्यादा बात करें दोस्तों तो उधार एवं अन्य देयताएं होती है जो कि हो जाएगा हमारा 24%। भारत सरकार जो है 24% जो केंद्रीय बजट जो इसका 24% चला जाता है उधार और अन्य देयताएं में। अगर हम आयकर की बात करें दोस्तों तो आयकर जो है दोस्तों 22%। कितना? 22%। जीएसटी दोस्तों 18% और आपका निगम कर हो जाएगा 17%। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों पूछा जा रहा है कि यदि एक आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकते हैं? 10 दिनों में काट सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक घनाभ का आयतन जो है मीटर क्यूब में ज्ञात करना है जिसकी विमाएं जो दोस्तों 15 मीटर, 22 मीटर और 5 मीटर है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। सॉल्व करने के बाद जो है 1650 मीटर क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात करना है। इसका अंतर हो जाएगा 6। ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 एक शहर की जनसंख्या जो है 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना कितनी हो जाएगी? वृद्धि की गणना की बात करें दोस्तों आपका हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 9090। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। 46 में कहा रहा है दोस्तों कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है? एक वचन हिंदी का दोस्तों ये प्रश्न है। लड़के बोले, देखिए यहाँ पर लड़के और बोले ये आपका बहुवचन हो गया। लड़के ने कहा, किसने कहा? लड़के ने कहा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक वचन। एक वचन यही है ऑप्शन बी। यहाँ फिर आ गया लड़कों ने कहा, फिर लड़के ने लड़कों से कहा। यहाँ पर भी दोस्तों बहुवचन है लेकिन ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा एक वचन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 कि उहापोह का पर्यायवाची पूछा जा रहा है दोस्तों। उहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों असमंजस। उहापोह का पर्यायवाची होता है असमंजस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? Select the most appropriate meaning of the Adam's phrase given in underline. चलिए, he goes hard with one and all. He goes hard with one and all. इसका पूछा जा रहा है दोस्तों सही एडम फ्रेज क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 ये हो जाएगा दोस्तों आपका टू बी डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा?
टू बी डिफिकल्ट। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं एक बार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए, खाली स्थान में जो है अप्रोप्रिएट जो है आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा? डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, इसमें जो है अप्रोप्रिएट आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसमें हो जाएगा नाउ। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो महिला किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों? यही पूछा जा रहा है इसमें। ये हो जाएगा आपका मेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मेरी बहन। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या कहा जा रहा है कि मानिक उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके जो 40 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी चल चुका है दोस्तों, और किस दिशा में चला है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी चला और किस दिशा में चला है, यही पूछा जा रहा है इसमें। यह दोस्तों पश्चिम की ओर चला है, 20 मीटर चला। कितना चला है? पश्चिम की ओर चला है और 20 मीटर चला है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहा जा रहा है, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, उसी तरह सीट दोस्तों क्या होता है? सीट जो है रिक्त होता है। सीट क्या होता है? रिक्त होता है, और बर्तन जो है खाली होता है। ये इसी प्रकार से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं कि फूलदेई किस राज्य का त्योहार या उत्सव है दोस्तों? फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या फिर त्योहार है, यही पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। कहाँ का है? उत्तराखंड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस जो है या फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यही पूछा जा रहा है इसमें। ये हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कहा जा रहा है दोस्तों 7 निश्चय 2। 7 निश्चय योजना जो है दोस्तों 2, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? 7 निश्चय योजना 2 जो आया है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? हर खेत तक पानी, ये हो जाएगा दोस्तों। सुलभ संपर्कता, ये भी है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी है। 3 यहाँ पर दिया गया है। 7 निश्चय है, तो 7 निश्चय में से और 4 जो है दोस्तों, और 4 निश्चय कौन से हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन बी गलत है। हर खेत तक पानी, सुलभ संपर्कता, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, 3 यहाँ पर है निश्चय। आइए 4 निश्चय और देखते हैं। चौथा निश्चय है दोस्तों युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 5वां है दोस्तों सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। 6ठा क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर। 7वां है दोस्तों सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में क्या कहा जा रहा है? मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था, उसके लिए 4 कथन दिया गया। पूछा जा रहा है कौन सा जो है गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी दोस्तों। बिल्कुल सही है ये जो है सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, यह भी सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत जो है कालिदास बासु ने किया था दोस्तों, ये भी सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के लिए दोस्तों निलंबित कर दिया गया था। क्या है? लंबी कैद की सजा दिया गया था? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका जो है गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है दोस्तों कि चंपारण एग्रेनियन समिति, चंपारण एग्रेनियन समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा FG सलाई। कौन था? FG सलाई। ऑप्शन सी में है FG सलाई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का मात्रक नहीं है? सौर ऊर्जा का मात्रक जो है इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? किलोवाट दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों किलोवाट है। किलोवाट जो दोस्तों नहीं है, किलोवाट नहीं है। जूल है, किलोवाट घंटा है, न्यूटन मीटर है, लेकिन किलोवाट नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है दोस्तों कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है दोस्तों? केतली में हम पानी को गर्म करेंगे तो यह जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह दोस्तों कन्वेक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन बी में है संवहन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि ओडोमीटर दोस्तों, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है। ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो दोस्तों इसको आपको निकालना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या निकालना है दोस्तों, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, कार्य ज्ञात करना है। तो वर्क बराबर होता है आपका mgh। वर्क बराबर क्या होता है, mgh। m का मान रखेंगे, मास कितना है 13 केजी, और इसका जो है g का मान दिया गया है 10, और दोस्तों हाइट कितना है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा उत्तर निकल के आएगा दोस्तों 195 जूल निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 195 जून। ऑप्शन ए में जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रमा के सतह के नजदीक, चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो 4 विकल्प दिया गया है। किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, उसका त्वरण अलग अलग होगा, उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। पूछा जा रहा है इसमें से क्या होगा दोस्तों। इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा दोस्तों। किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 63 ये हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है। फोटोस्टेट मशीन जो है किस तकनीक पर कार्य करती है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण किस पे कार्य करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर अल्फा कण है दोस्तों। अल्फा कण क्या है, यही पूछा जा रहा है इसमें। अल्फा कण क्या है दोस्तों, द्विआवेशित हीलियम आयन है। क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा कण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके आप लोग जो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी नया चैनल है हमारा, और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हम लोग जो है अभी एडीओ का तैयारी करवा रहे हैं, मद्य निषेध का तैयारी करवा रहे हैं, और बिहार दरोगा का तैयारी करवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है दोस्तों। पूछा जा रहा है किस में चांदी नहीं है। यह प्रश्न दोस्तों वीवीआई लगा लीजिए। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। हॉर्न सिल्वर में चांदी है, मानिक सिल्वर में है, लूनर कॉस्टिक में है, लेकिन जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है। सफेद फास्फोरस का आकार दोस्तों होता है चतुष्फलकीय। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो अल्केन्स। किससे संबंधित है, अल्केन श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग क्या है दोस्तों, कि नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आपका पॉलीमर कौन सा है। पॉलीमर की बात पूछा जा रहा है दोस्तों। पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन। ऑप्शन बी में दिया गया है टेफ्लॉन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा जो है जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है दोस्तों। परजीवी पोषण जीव कौन सा हो जाए, परजीवी की अगर हम बात करें तो अमरबेल परजीवी होता है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 71 अमरबेल, जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं, कैक्टस। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है दोस्तों। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति जो है क्या कहलाती है, यही पूछा जा रहा है इसमें। क्या कहलाती है? ये आपका परासरण कहलाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन, अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो आमाशय से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? ऑप्शन ए, आमाशय से चालू होता है। और छोटी आंत में पूर्णतः जो है इसका पाचन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 74 की कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, इसमें से यही बताना है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कालाजार। कालाजार दोस्तों हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित की जाती है वह क्या कहलाती है? पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित करना है दोस्तों तो क्या कहलाएगा ये? तो प्रजाति उद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रजाति उद्भव कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों? 77 में थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों? स्थित होती है ये आपका गला या फिर गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि। गला फूल जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? घेगा कहते हैं। तो आयरन की कमी से जो है गाइटर रोग होता है, घेगा होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अनुवांशिकी की इकाई है? अनुवांशिकी की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी की इकाई क्या है दोस्तों? जीन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 79 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है WC में प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों? WBC में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो आपका होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 60 से 65% होता है। कितना होता है? 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप जो है सामान्यतः पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा ब्रायोफाइटा कहाँ पर पाया जाता है? नम व छायादार आवासों में। कहाँ पर होता है दोस्तों? जहाँ पर हल्का नमी रहता है, छाया रहता है, वहां पर जो है दोस्तों ब्रायोफाइटा पादप जो है आपका पाया जाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में स्वावलंबी योजना, कौन सा योजना दोस्तों? स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी में है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबिनी योजना शुरू किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 82 में है दोस्तों कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। महिलाओं से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा दोस्तों उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है दोस्तों VVI प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 83। एम्स दिल्ली ने हाल ही में दोस्तों शुरू किया गया है आपका सृजनम। यह किससे संबंधित है? एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया है सृजनम। यह किससे संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार यंत्र से। किससे संबंधित है? स्वचालित मतलब स्वतः चलेगा दोस्तों। जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 84 में है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में के जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों आपका कि मैडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है? मैडिसन कीज ने जीता है। अगर हम दोस्तों कोको गॉफ की बात करें, कोको गॉफ ने दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है। क्या जीता है? कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 जीता है। ईगा स्विएटेक की बात करें दोस्तों, ये आपका दोस्तों विंबलडन जीता है। कि क्या जीता है? विंबलडन जो है दोस्तों विंबलडन जीता है। अगर हम आर्यना सबलंका की बात करें तो US ओपन जीता है। क्या जीता है इसने? US ओपन जीता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 85 पर। बिहार में चर्चित
पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने एक नया पार्टी बनाया है, उसका नाम है दोस्तों हिंद सेना। क्या नाम है उसका? हिंद सेना। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों दोस्तों इसका 1650 माह को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1650 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? ये आपका कर दिया गया 3300 रुपया प्रति माह है। 1650 से 3300 रुपया जो है प्रति माह कर दिया गया रसोइया का खाना बनाने का जो है पैसा। बढ़ते अगले प्रश्न की। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। आप लोगों ने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है दोस्तों? न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? और अगर हम एशिया कप की बात करें तो यह भी भारत ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को हरा के जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन 88 में क्या कह रहा है? 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया? दोस्तों नेवा को किस विधानसभा ने अपनाया? क्वेश्चन नंबर 88 किसने अपनाया है? तो ये आपका उत्तराखंड विधानसभा ने अपनाया। ऑप्शन सी में है उत्तराखंड विधानसभा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम दोस्तों इसका नाम है फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों यही पूछा जा रहा है इसमें। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? ये आपका किया गया है रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर किया गया है? रियो डी जेनेरियो में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अरुण शौरी। कौन हो जाएगा? अरुण शौरी। 91 इसका उत्तर हो जाएगा। 91 का उत्तर अरुण शौरी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रस्थापित करेगा? दोस्तों आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। किस अधिनियम को जो है आपका ये प्रस्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का उत्तर हो जाएगा आपका आयकर अधिनियम 1961। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा आयकर अधिनियम 1961। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोगरा जो है कलाकृति भेंट किए। तो यह कलाकृति जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 93 छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो दोस्तों नवा सदस्य देश कौन बन गया है? एनडीबी का नवा सदस्य देश कौन बन गया है? 94 में पूछा जा रहा है। ये बन गया दोस्तों अल्जीरिया। कौन बन गया है? अल्जीरिया बन गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया दोस्तों? मॉरिशस में किया है। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? असम ने बोला है दोस्तों। असम राज्य ने दोस्तों बोला है उसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। असम स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ओवरऑल चैंपियन कौन बना है दोस्तों? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ये बना है दोस्तों भारतीय सेना। कौन बना है? भारतीय सेना। इसका अगर हम बात करें दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 चरण में किया गया था। पहला चरण दोस्तों लेह लद्दाख में किया गया था और दूसरा चरण जो है जम्मू कश्मीर में किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है दोस्तों? बाबा साहब तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इसका नाम रखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल हैं। आज के अंतिम प्रश्न पे हम आ चुके हैं दोस्तों।
अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया जो है दोस्तों, इस पर शोध किया गया है। एफेंटासिया पर शोध किया गया ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों टेस्ट 2 आपका यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका जो है कितना जो है स्कोर गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।